नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। नकली नोटों की गड्डियां हवा में उड़ाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर को घेरा। निजी स्कूलों को दिए जा रहे संरक्षण का जताया विरोध। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी। मनरेगा के कामों में हो रही धांधली को लेकर हुआ हंगामा। डीजे का शोर फिर सुनाई देगा सड़कों पर। पुलिस कप्तान के द्वारा ली गई डीजे संचालकों की बैठक। तय गाइडलाइन लाइन में ही बजाना होगा डीजे, नहीं तो होगी कार्रवाई। और ग्रैंड न्यूज की खबर का एक बार फिर हुआ असर। नींद से जागा खाद्य और औषधि विभाग। मनोज स्वीट्स के लिए गए सैंपल, फंगस लगी मिठाई बेचने का है मामला। और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने शासकीय कर्मचारियों की मांग को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया था, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना से कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन अब केंद्र सरकार की इस मसौदे को लेकर विरोध के स्वर भी उत्पन्न होने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार को बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नई यूपीएस योजना को लेकर कमेटी के सदस्यों ने आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मांग की जा रही थी, मजदूर कांग्रेस इस पर कायम है और इस योजना को मान्य करेगा या नहीं। स्कीम में जिस तरह से सरकार नियम ला रही है वो कर्मचारियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है और इसका विरोध आने वाले समय में किया जाएगा। बैठक में सर्व समिति ने निर्णय लिया गया और आने वाले समय में इस पर मजदूर कांग्रेस आंदोलन भी करेगी। जो है कंट्रीब्यूशन काटा जाता है। दूसरा जो है 25 साल का जो है मिनिमम सर्विस का एक इन्होंने फ्लैग लगाया है, वो गलत है। तीसरा, ये जो भी पेंशन उसको मिलेगा उसका जब कोई एक्चुअल ओरिजिनल डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा उस समय से मिलेगा। तब तक जो है जिस डेट में अगर कर्मचारी वीआरएस लिया या फिर छोड़ दिया तो उस समय में उसको कुछ मिलेगा नहीं। वो तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसकी 60 साल हो जाएगा। और ये 50% आज दे रहा है, इसमें ये क्लियर नहीं किया है यदि जैसे कि आज ओपीएस की जो कर्मचारी है उनकी पेंशन का भी रिवाइज होता है, लेकिन इसको यूपीएस की जो कर्मचारी को जो पेंशन क्या रिवाइज होगा इसके भी कोई खुलासा नहीं किया गया। इस प्रकार का बहुत सारा विसंगतियां हैं। पूरी डाटा जो है उसकी मैनुअल जो है हम लोग पास में नहीं आया, जितना आया है उसमें भी इतनी सारा विसंगतियां जो है पाया गया है। इसीलिए एनएफआईआर जेसीएम का एक प्रतिनिधि होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाया है। ये हमारी प्रोटोकॉल है, नॉर्म से मीटिंग में जाना है। मीटिंग में गया डॉक्टर एम राघवैया जी ने, एनएफआईआर का महामंत्री, वर्तमान सरकार को यूपीएससी में रही विसंगतियों को ओपीएससी हमको चाहिए इसको बताने का काम किए हैं। लेकिन अन्य केंद्र सरकार की जो फेडरेशन है वो सब जो है इसमें सहमति था और सरकार ने इसको यूपीएस का ये अपना तब्दीली। आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं अब इसमें? एनएफआईआर मजदूर कांग्रेस का एकदम निश्चित है। यदि सरकार बदला लेने की नीयत से रंजिश रखने वाले आरोपी ने प्रार्थी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया है, जिसे मस्तूरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी जितेंद्र बघेल 25/8/2024 को रात्रि में अपने साथी विजय और अनिल के साथ बाइक में क्लीन कोल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड गतौरा से ड्यूटी करके वापस आ रहा था। रास्ते में रेलवे ओवरब्रिज गतौरा के पास आरोपी सुरेश पाल निवासी ढेका थाना तोरवा ने
तुम मुझे डीजल चोरी के इल्जाम में लगवाकर काम से निकलवाए हो, ये कहकर हाथ में रखे कुल्हाड़ी से प्रार्थी की हत्या करने की नियत से प्राणघातक हमला कर दिया था, जिससे प्रार्थी के बाएं हाथ में गंभीर चोट लग गई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सुरेश पाल अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मस्तूरी निरी अवनीश पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाकर आरोपी को उसके रिश्तेदार के घर से दबिश देकर पकड़ लिया गया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में विगत 3 दिवस पहले एक घटना हुई थी, जिसमें जो है शिकायत पर से जो है प्रार्थी की शिकायत पर से आरोपी को चूंकि नौकरी से निकाला गया था, तो आरोपी के द्वारा रंजिशवश प्रार्थी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया था, जिस पर हमने बीएनएस की धारा 109 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया था। आरोपी घटना के बाद से फरार था। आरोपी की पता तलाश हेतु मुखबिर लगाए गए थे और तकनीकी मदद से हमने आरोपी सुरेश पाल उसकी गिरफ्तारी कर ली है और उसको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि मिठाई की दुकान में फंगस लगी मिठाई की खबर को चलाने जाने के बाद शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने बिलासपुर के मुंगेली नाका स्थित मनोज स्वीट्स में फंगस लगे मिठाई बेचने पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक्शन लिया है। खाद्य विभाग की टीम ने मनोज स्वीट्स में छापा मारा है, जहां पहुंची 4 सदस्यीय टीम ने अलग अलग मिठाइयों का सैंपल जब्त कर लिया है। इस दौरान प्राथमिक जांच में फूड आइटम को खुले में रखने, साफ सफाई की कमी जैसी कई तरह की खामियां भी सामने आई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में केवल मिठाइयों और खाद्य सामग्री की सैंपल जब्त कर खाद्य विभाग ने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि शहर में ऐसे कई मिठाई की दुकानें हैं जहां इसी तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, लेकिन न जाने क्यों खाद्य विभाग की टीम इस दिशा पर ध्यान नहीं देती। जब उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जाती है तब विभाग नींद से जाग जाता है और झुटपुट कार्यवाही कर फिर से बैठ जाता है। आने वाले समय में त्योहार का समय भी शुरू होने वाला है, ऐसे में इस तरह की शिकायतें लगातार आएंगी, लेकिन विभाग उसके बाद भी केवल औपचारिकताएं की कार्यवाही दिखाकर अपनी वाहवाही बटोरने का काम करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अब आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग की जनगणना के उद्देश्य से जनगणना की जानी है। इसे लेकर अब ब्लू को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि उन्हें किस तरह से जनगणना के काम को पूरा किया जाना है। इसे लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनगणना में शामिल होने वाले समस्त बीएलओ को जानकारी देते हुए बताया गया कि उन्हें अब आने वाले समय में किस तरह से पिछड़ा वर्ग को लेकर जनगणना का काम पूरा करना है। चाहे जाहिर तौर पर अब ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे जाति जनगणना के दृष्टिकोण से सरकार भी अब आगे बढ़ रही है। हालांकि भाजपा की सरकार इसमें विरोध जता रही है, लेकिन उसके ही राज में अगर इस तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से जनगणना होगी तो इसका मतलब साफ है कि धीरे धीरे भाजपा की सरकार भी इस ओर बढ़ रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और शासन से जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग का वार्डवार ग्राम सर्वे होना है। इसके लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी और प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं। आज इसके संबंध में बैठक रखी गई थी, वहाँ विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त होगा और निर्देश के अनुसार इस कार्रवाई की जाएगी। आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गा उत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे धुमाल के संचालनकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालकगण भी सम्मिलित हुए। बैठक में पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालन के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी को महत्वपूर्ण निर्देशों से अवगत कराया गया है। जो इसमें कोर्ट के संबंध में ट्रिब्यूनल के जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप ही उन सभी को निर्धारित जो है ऑडियो की सीमा है उसके अनुरूप ही डीजे का संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो निर्धारित समय सीमा है उसका विधिवत रूप से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है और इसके प्रयोग से पहले जो पूर्वानुमति होती है उसके लिए बाध्य किया गया है। इस प्रकार जो भी निर्देश जो है न्यायालयीन निर्णय हैं उनके अनुरूप ही डीजे का संचालन करने हेतु सबको निर्देशित किया गया है, अन्यथा कोलाहल अधिनियम के तहत उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी को बताया गया।
शहर में इन दिनों पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, तो वहीं कई स्थानों पर पाइपलाइन के लिए चैम्बर भी बनाए गए हैं। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि विभिन्न घटनाओं की वजह से लगातार पाइपलाइन फूट रही है। ऐसे ही कुछ घटना शुक्रवार को दयालबंद क्षेत्र में देखने को मिली, जब गैस पाइपलाइन के लिए ड्रिलिंग कर रहे मशीन की वजह से यहाँ की पाइपलाइन फूट गई, जिससे यहाँ सैकड़ों लीटर पानी यूं ही बह गया। इसी तरह से पाइपलाइन के लिए बनाए गए चैम्बर पर ट्रक चढ़ जाने की वजह से यहाँ कई लीटर पानी ऐसे ही व्यर्थ बह गया, जो साफ ये दर्शाता है कि ढुलमुल कार्यशैली की वजह से इस तरह की समस्या निरंतर पैदा हो रही है। हालांकि नगर निगम ने जानकारी मिलने के तत्काल बाद इसे सुधार कार्य में दिशा पहल की और पाइपलाइन का मरम्मत कराकर व्यर्थ बह रहे पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर यूं ही बहता रहा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोटा पुलिस द्वारा ग्राम करपीहा के जंगल में जुआ खेल रहे व्यक्तियों को घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्यवाही से कुछ जुआड़ी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वहीं मौके पर से विजय बंजारे ग्राम लमकेना, संजू मेहर लोरमी, रोशन पाटले लोरमी, हेमंत रात्रे विचारपुर, मुकेश चंद्राकर कोडापुरी, हरीश उर्फ गोलू सिंह पुरानी बस्ती कोटा डबरापारा रतनपुर को पकड़ा लिया गया है, जिसके कब्जे से कुल नकदी रकम 91,720 रुपए, 10 नग मोटरसाइकिल, 1 नग कार, 7 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही तलाशी के दौरान जिला बदर एवं गुंडा बदमाश गोलू ठाकुर के कब्जे से एक देसी कट्टे को भी जब्त कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा के तहत कार्यवाही भी की गई है। कोटा थाना क्षेत्र में एक जुआ की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक टीम बना करके रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई में हमको 7 आरोपी मिले, जिनमें से एक आरोपी जो था वो गोलू ठाकुर कोटा का, जो पूर्व में जिसका जिला बदर किया गया था, उस जिला बदर आरोपी भी वहीं पर मिला। उसकी चेकिंग की गई। जुए में हमको 91,000 रुपये जो है कैश मिले हैं और लगभग 10 गाड़ियाँ, 1 कार इसमें हमने जब्त किया है, 7 मोबाइल जब्त किया है। जो ये आदतन अपराधी था उसकी चेकिंग की गई। उस दौरान उसके पास एक जो है फायर आर्म्स मिला, देसी कट्टा, जिसको जब्त किया गया। और पूरे प्रकरण में चूँकि इसमें जिला बदर के शर्तों का भी उल्लंघन था और आर्म्स एक्ट की भी कार्यवाही थी, तो जुआ एक्ट, आर्म्स एक्ट और राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हमने FIR इसमें किया है। सभी आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और जो आदतन अपराधी है उसको हमने जुडिशियल रिमांड में अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सेंट्रल जोन रिटायर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन भोपाल के बैनर तले जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिलासपुर में किया गया। रिटायर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शांति स्वरूप सक्सेना और विशिष्ट अतिथि के रूप में रंजन कुमार डे मौजूद रहे। बैठक में आगामी वर्षों की रूपरेखा से सभी को अवगत कराया गया और नए पदाधिकारी का चयन भी यहाँ किया गया। आपको बता दें कि बैठक में रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार जिस तरह से अपने शासकीय कर्मचारियों का लाभ दे रही है, इस तरह से जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए भी विभिन्न योजनाएं तैयार करे, जिससे वह भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। क्या उद्देश्य है, क्या चर्चा हो रही है? जोनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जीवन बीमा निगम के 8 जोन हैं और उस ये 8 जोन में से एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। इस क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों को एकत्रित करना, संगठित करना, अपनी मांगों को प्रेषित करना तथा सामाजिक स्तर पर उनकी देखभाल करना भी उद्देश्य है। सर, कुछ और खास इसमें चर्चा होगी, आने वाले समय में कैसा होगा? आने वाले दिनों में क्या प्रवेश होगा, जो लोगों की वृद्ध हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, उनकी लाभ, उनको कैसे जीवन सुख में बनाया जाए, इन विषयों पर भी चर्चा होगी। पार्डन? अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम SS सक्सेना है, मैं इस संस्था का अखिल भारतीय अध्यक्ष। हमें हमारे जो वर्तमान पेंशनर साथी हैं
इन तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। और ये जो ज़ोन है इसमें 8 विभिन्न मंडलों से पधारे हमारे डेलीगेट्स हैं, जिनको कि हम आह्वान देते हैं कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उन तक पहुँचे, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि क्या है कि ये सीनियर सिटीज़न ग्रुप हो जाता है 60 के बाद, तो कईयों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। तो हम हमारे इन मेंबर्स के साथ आह्वान कर सदस्य बनाएं। क्योंकि ये एक सतत चलने वाली संस्था है और इसमें जब तक हम नए लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो किसी न किसी दिन शून्य की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये एक गतिशील और सतत ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम इसे बनाना चाहते हैं और इसीलिए हम इनसे जानना चाहते हैं ये क्या कर रहे हैं और इनकी अगर कुछ असुविधाएं हैं तो उसके लिए हम इनको मार्गदर्शन देते हैं इस मंच के माध्यम से। मेरा नाम रंजन डे सरकार, मैं अखिल भारतीय महासचिव हूँ। तखतपुर ब्लॉक में अंशकालीन सफाई कर्मचारियों की 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसमें अंशकालीन सफाई कर्मियों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट के बादल छा गए हैं। परिवार चलाने के लिए वेतन ही एक सहारा है, जिससे परिवार का भरण पोषण और जीविका चलाने का एकमात्र स्रोत है। लगातार अपनी मांगों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, फिर भी वेतन नहीं मिलने से जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में ब्लॉक अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मियों ने आज तखतपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही वेतन भुगतान करने की मांग रखी और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं इस मामले में तखतपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र शुक्ला ने आश्वासन देते हुए सफाई कर्मियों को जल्द ही वेतन भुगतान करने की बात भी कही। हम लोग छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ से हैं, जो कि तखतपुर ब्लॉक से हैं, और हम लोग स्कूल में अपना कार्य सही समय में देते हैं और अपना कार्य सही समय में सब पूरा करते हैं। और हम जितने भी कर्मचारी हैं तखतपुर ब्लॉक के नहीं कि बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के, जो एक गरीब तबके से हम लोग आते हैं और हम लोगों को इस काम के मात्र 3,000 रुपये ही मिलता है, और जिसमें हम लोगों का जितना भी जो गुजारा है उसी पे आधारित है, क्योंकि हम गरीब तबके से हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो पूरे छत्तीसगढ़ में और हमारे बिलासपुर जिले के अन्य ब्लॉक में 5 तारीख तक के जो हमारी मानदेय है उसको डाल देते हैं। तो हम तखतपुर के जितने भी कर्मचारी हैं, आज हम उसी विषय से आए हैं कि जो हमारे शिक्षा अधिकारी है विकास खंड की, वो हमें हमारे जो हक है और जिस पर हम आश्रित है उसको सही समय में पैसा दे, और 5 तारीख तक के हम लोगों को जो प्रति माह है हमारी मानदेय नहीं मिला। अभी हम लोगों को 3 माह का वेतन नहीं मिला है, जून जुलाई और ऐसे अगस्त भी चला गया, और पिछले जून का जो हम लोग 2023 में जो काम किए थे उसका भी जो भी दिन था भुगतान स्कूल खुलने के बाद जो किए उसका भी भुगतान अभी नहीं हुआ है। राम से नहीं यादव, स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ। बिलासपुर के नए संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। महादेव कावरे वर्ष 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपको बता दें कि राज्य शासन ने श्री कावरे को रायपुर के साथ साथ बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री कावरे ने कार्यालय का निरीक्षण किया। महादेव कावरे ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में पहुंचकर कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया एवं उनके कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने सभी कर्मचारियों के टेबल पर नाम पट्टिका रखने के निर्देश दिए ताकि काम के सिलसिले में आने जाने वाले लोग आसानी से उन्हें पहचान सके। उन्होंने कोर्ट के सभी प्रकरणों को ऑनलाइन करने को भी कहा। NIC के सहयोग से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण, शिकायत एवं उनकी जांच सहित राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। आपको बता दें कि इसमें बिलासपुर और गौरेला पिंडरा मरवाही जिला पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। इस बैठक में तखतपुर, कोटा और बेलतरा विधायक की मौजूदगी भी रही, जिन्होंने अपनी बातें रखी। जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र पांडे और राजेश्वर भार्गव ने मनरेगा के काम को लेकर भी जमकर विरोध दर्ज किया। जिला पंचायत के मनरेगा विभाग को लेकर उठे सवाल से सदन गर्मा गया। वहीं सदस्यों ने विभाग में हो रही भर्रासाई को भी उजागर किया। प्रदेश में मनरेगा के तहत काम को लेकर
मौजूद विधायक सुशांत शुक्ला ने भी नाराजगी जताई। विधायक ने बताया कि प्रदेश में बिलासपुर में मनरेगा के तहत कार्य दिवस कम है। प्रदेश में बिलासपुर जिला 23वें नंबर पर है। जिला पंचायत सदस्यों ने मनरेगा तहत मजदूरी नहीं मिल पाने का भी मुद्दा सामने रखा, जिस पर जिला पंचायत एपीओ मनरेगा ने 22 करोड़ पेंडिंग की जानकारी दी। बेलतरा विधायक ने सीईओ को नदारद रहने वाले विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के दिशा निर्देश भी दिए। थोड़ा सा हमको संसदीय व्यवहार के साथ शासन के योजनाओं के क्रियान्वयन पर समय समय पर आपत्ति उठानी चाहिए, क्योंकि स्तरीय पंचायती राज का सबसे बड़ा सदन है जिला पंचायत जिले पे। तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि अधिकारी भी उतनी चैतन्यता के साथ इस विषय को गंभीरता से लें और जनप्रतिनिधि भी संबंधित योजनाओं को, जनहित ऐसी योजनाओं को जनता के बीच सरलीकरण ले जाने के लिए अपने विषय को और अपने कार्य पद्धति को बदलना चाहिए। आज हम इस बैठक में हम सभी 3 सदस्य आए थे यहाँ पर और हमने आग्रह किया है कि सदन की गरिमा के साथ साथ विषय वस्तु सार्थक तरीके से उतरे, ताकि जनप्रतिनिधियों का विषय जनता के बीच में सरलतापूर्वक पहुँचे। ये अधिकारी नदारद रहते हैं, इसका अध्यक्ष और बाकी लोग कुछ कहते नहीं विधायक। जी, मैं इसलिए आपत्ति दर्ज कराई कि जब अधिकारियों का कोरम पूरा नहीं होगा तो क्रियान्वयन की व्यवस्था सही तरीके से स्थापित नहीं हो पाएगी। तो अगले बार मैंने आग्रह किया है कि जिला पंचायत की इस मिनट्स को कि माननीय कलेक्टर बिलासपुर के पास संबंधित विषय अधिकारियों की अनुपस्थिति के साथ उसका नोटिस होना चाहिए। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही नजर आ रही है, स्वाइन फ्लू से मौत हो रही है, इस पर भी कुछ देखिए, स्वास्थ्य विभाग का अमला बड़ी चैतन्यता के साथ काम कर रहा है। ये बात सही है कि संसाधनों की कमी है और इसी संसाधनों की पूर्ति के लिए हम सब आज एक साथ बैठे थे। एक विधायक ने तो कहा कि एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं हो पाती। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, संसाधनों की कमी है, ये बात स्वीकार करने लायक है। लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला अपनी जान को जोखिम में डालकर इस महामारी के विरुद्ध अपनी ताकत के साथ लगा हुआ है और उसको जनता को राहत भी मिल रही है। बस अभी 2-3 एजेंडा हुए हैं और कुछ हमारे विधायक गण थे, बताइए। कुछ मुद्दे आपने रखे हैं इसमें? उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो मूलभूत आवश्यकता की जो ग्रामीण क्षेत्रों की है, चाहे वो पीएचई का हो या पीडब्ल्यूडी का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का है, मनरेगा का है, अन्य बहुत सारे सभी विषय के बारे में चर्चा होनी है। अभी शुरुआत हुआ है और उसमें सभी में चर्चा होगी और जहाँ कोई कमी है उसको पूरा किया जाएगा और जो हो गया है उसके लिए धन्यवाद देंगे। पिछले पालन प्रतिवेदन वो तक पूरे नहीं हो पाए हैं, नहीं अभी तो पढ़ रहे हैं। अब वो देखिए, कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ की चूक जो हुई होगी उसको पुनः सुधार करवाया जाएगा। अधिकारी हैं, सब काम कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो निरीक्षण और भ्रमण के दौरान जो कार्य में कमी पाई जाती है वो अपने हिसाब से बताते हैं और जो टेक्निकल बातें हैं उसको अधिकारी बताते हैं और वो दोनों का समन्वय मिला करके काम कराने का हम सबका उद्देश्य है। ठीक है, कुछ ठीक। क्या मामला है? पिछले बैठक पालन प्रतिवेदन के पहले मनरेगा का जवाब इसलिए उठा कि जून महीना में जो बैठक हुआ था उसमें भी ये कहा गया था मटेरियल से सबका काम स्वीकृत करना है। लेकिन यहाँ पे जो बैठे हैं एपीओ अनुराधा, उनने मनरेगा कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाया। इसलिए हमारे बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में 23वां स्थान है 23-24 में 19 करोड़ का काम किया है, जबकि हमारे से जो अलग हुए गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है वहाँ 23 करोड़ का काम हुआ है। यहाँ पे 23-24 में 56-57 करोड़ का होना था जो 19 करोड़ में अटक गए। ये जो एपीओ जो है मनरेगा शाखा का, उनके लापरवाही कारण है। और इस साल जो 24-25 का है उसमें भी हम पीछे हैं। हमारे से जो नया जो जिला बने हैं वो हमसे जो डबल है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की योजना, महत्वपूर्ण योजना जो है मनरेगा, इसमें हमारे जिला पंचायत के एपीओ और जिला सीओ ये नहीं चाहते कि बिलासपुर जिला न्यायधानी है, यहाँ का जनता को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना मटेरियल का काम कर निर्माण कार्य अपने क्षेत्र में दिखा सके। इनका उद्देश्य है कि लाली पाँप देना, हो जाएगा, इसके नाम से मनरेगा काम में हम पूरे पिछड़े हैं। इसी बात को आज हमने सामान्य सभा की बैठक में पुरजोर उठाए। इनने बताया कि डाटा नहीं है, तो हम उनको डाटा भी दिखाए। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो डाटा है, ये डाटा स्पष्ट बता रहा है कि हम पीछे 23वां में हैं, 17 स्थान में हैं। हमने जो प्रश्न किया है, यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई भी चैम्बर कोई भी विभाग का है वो बंद नहीं है, लेकिन मनरेगा शाखा का चैम्बर जो बंद है, ना वहाँ पे जनप्रतिनिधि जा पाते, ना कोई जा पाते। एक सरपंच जो आते हैं वो काम करा के चले जाते हैं। ये आंकड़ा जो है जिला पंचायत सीओ के पास भी रहता है, तो क्या सीओ जो है इस तरह के संरक्षण दे रहे हैं? देखिए, इसमें सीधा है कि मनरेगा में बिलासपुर
जिला पंचायत है, पूरा भ्रष्टाचार है। जो भी सदस्य हो, किसी का अनुमोदन हो, बता रहे हैं अगर पिछले बार बोले थे कि नहीं होता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जिला पंचायत के फाइल कलेक्टर साहब के पास हैं 30 अंदर में कलेक्टर साहब अनुमोदन करके भेज देते हैं। लेकिन अनुमोदन के बाद इस जिला पंचायत में 2-2, 3-3 महीना तक नहीं होते। अपने मनमानी से एपीओ और सीओ जो करते हैं, सीओ साहब को कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए कि वो फुल फ्रेश जिला पंचायत सीओ किसी जगह नहीं था। वो आज जो आए हैं वो आश्चर्य है कि बड़े जिला है, हक बका गए हैं, उसको बताने के बाद भी वो नहीं कर पाते। एक जो है उसी के चक्कर में है। हमने जो बोले कि एपीओ को हटाने के बाद जो किए, हमारे जो जिला के अगल बगल में 5-6 जिला में हुए हैं, अगर काम करने लायक नहीं है, कलेक्टर साहब के अनुमोदन से उसको हटा के दूसरों को बैठाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान है। जैसे जांजगीर है, दंतेवाड़ा है, सरगुजा है, प्रस्ताव किए गए हैं। पुरेंदर जो है, पुरेंदर देवांगन, उनको भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि उसको हटा किसी जनपद में भेज दिया जाए। जो तकनीकी सहायक है, जनपद से उठा के जिला में अटैच करके रखे हैं, तो जनपद का तो काम अटकेगा ही। अगर कहीं वो जनपद में रहते, वो जिस क्षेत्र में रहते, वहाँ का जनप्रतिनिधि, सरपंच, सबका काम होता। यहाँ पे जिला में बैठाने के कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे बैठाए तो उनका काम बता दे, लेकिन जो हमारे एपीओ बता नहीं पाते, इसलिए कि जो जिला पंचायत मनरेगा शाखा के एपीओ, उनको मनरेगा के काम से किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा लगातार निजी स्कूलों को दिए जा रहे संरक्षण के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। शुक्रवार को भी कुछ यही नजारा देखने को मिला, जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी पर शहर के 2 निजी स्कूलों में पाए जा रहे अनियमित की जाँच रिपोर्ट में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जमकर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि इसे लेकर कई बार उनसे जवाब मांगा गया है। उसके बाद भी उसके द्वारा ढुलमुल रवैया इस दिशा में अपनाया जा रहा है, जो साफ दर्शाता है कि इसमें कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। छात्र संगठन के कार्यकर्ता अपने हाथ में नकली नोट भी लेकर पहुंचे थे, जो उन्होंने परिसर में उड़ाए। हालांकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बाद भी जिला शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को निजी के द्वारा ज्ञापन सौंप दिया गया, जिसके बाद हो हंगामा समाप्त हुआ। देखिए, पिछले 2 महीने पूर्व हमने जिला शिक्षा अधिकारी को एक स्कूल है टेक्नो करके, उस स्कूल के बारे में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये उन्हें बताया था कि ये स्कूल पूरे तरीके से फर्जी रूप से संचालित हो रही है, और जिसके हमने दस्तावेज भी दिए थे। दस्तावेज देके हमने बताया कि यहाँ इनके पास सीबीएसई का मान्यता नहीं है, सीबीएसई के तौर पर चलाया जा रहा है। इनके पास सिर्फ 8वीं की मान्यता सीजी की है, लेकिन 9वीं क्लास का संचालन किया जा रहा है। हमने ऐसे कई प्रूफ दस्तावेज दिए। उसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा टीम बनाया गया, और वो जो टीम में 2 लोग संलिप्त थे, उन लोगों ने 2 महीने होने के बावजूद भी जांच नहीं किया। उस बीच में हम लोगों को 10 बार यहाँ बुलवाया गया, हमको दिखाया गया कि आपकी ये जांच रिपोर्ट बनाई, और जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत बनाई गई थी। उसी समय बीच में जो जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर जांच हुई, जिसमें 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का आरोप लगा उनके ऊपर, यह आरोप दर्शाता है कि किसी भी स्कूल में आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी जांच क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर स्कूल से उन लोगों की एक मोटी रकम बंधी हुई है। हर जितने भी प्राइवेट स्कूल है, वहां से एक मोटी रकम जिला शिक्षा अधिकारी को और उनके द्वारा बनाई गई जांच टीम को दी जाती है। सिर्फ इसलिए स्कूलों में जांच नहीं होती। उसके साथ ही हमने महर्षि यूनिवर्सिटी में संचालित डेट की भी मांग की थी कि वहां भी डेट भी गलत तरीके से संचालित हो रहा है, उसकी भी जांच अब तक नहीं हुई। आप ये सोचिए कि अगर जो एनएसआई जैसा छात्र संगठन डीओ से मिलने के लिए 2 महीने से चाह रहा है, एक जांच नहीं कर पा रहा है, तो सोचिए कि जो आम पेरेंट्स होंगे, आम लोगों के, उनके साथ क्या घटना घटित होती होगी। हमारी मांग ये है कि अगर जो छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय जनता पार्टी सहायक की सरकार ये सारी चीजें देख रही है और कई करोड़ों की संपत्ति इनके यहाँ जब्त हुई है, इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को किसी भी जिला में शिक्षा अधिकारी के तौर पर नहीं बैठाना चाहिए। इससे छात्रों का नुकसान होगा, शिक्षा का नुकसान होगा और शिक्षा का व्यापारीकरण में बढ़ावा मिलेगा। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित बीएसपी टेनिस कॉम्प्लेक्स में चल रहे ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप सीरीज 7 अंडर 12 व
14 स्पर्धा के फाइनल में युवा खिलाड़ियों ने फाइनल जीतने के लिए दमखम दिखाया। आपको बता दें कि मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इस टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों के 119 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने विजेता खिलाड़ियों को चैंपियन ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। अखिल भारतीय टेनिस संघ व छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के तत्वावधान में दुर्ग टेनिस संघ एसोसिएशन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से इस स्पर्धा का आयोजन सिविक सेंटर स्थित बीएसपी टेनिस कॉम्प्लेक्स में किया गया। लड़कों को एकल फाइनल अंडर 14 श्रेणी में महाराष्ट्र के हेरंबा पोहाने ने लव परदेसी को 6-2, 1-6, 6-2 से हराकर विजेता का खिताब प्राप्त किया। बॉयज के एकल फाइनल के अंडर 12 वर्ग में महाराष्ट्र के लव परदेसी ने असम के ईशानदीप बोरो को 6-3, 6-2 के स्कोर से हराकर विजेता ट्रॉफी जीती। बॉयज के युगल फाइनल के अंडर 14 वर्ग में महाराष्ट्र के लव परदेसी और हिरंबा पोहाने ने ओडिशा के ईशानदीप बोरो और सूर्या नायक को 6-3, 6-2 के स्कोर से हराकर युगल चैंपियन बने। इस मौके पर टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने 2021-22 में शहीद विनोद चौबे पुरस्कार प्राप्त राजेश पाटिल एवं 2022-23 में शहीद विनोद चौबे पुरस्कार प्राप्त विक्रम सिंह सिसोदिया को टेनिस संघ द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की। इस मौके पर श्री होरा ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ओलंपिक संघ द्वारा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अंडर 12 और अंडर 14 टूर्नामेंट करीब 119 एंट्री आई थी। इसमें पूरे राज्यों के महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब और हरियाणा सभी तरह के प्लेयर आए थे। 24 से लेकर आज 29 तक टूर्नामेंट चला। आज समापन था। समापन में विजयी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और सर्वप्रथम तो मैं राजेश पाटिल जी की बहुत सराहना करता हूं, जिनके प्रयास से यहाँ पे जो टेनिस अगर जिंदा है तो वो राजेश पाटिल जी एक उसमें हमारे बहुत बड़े हमारे संघ के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और बहुत शिद्दत से वो काम करते हैं और इतना बड़ा टूर्नामेंट सिंगल हैंडेड उन्होंने अर्न किया। मैं सभी विजयी खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम एक नेशनल टूर्नामेंट जो कि यहाँ हुआ करता था उसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि भिलाई में करेंगे। भिलाई में 6-7 कोर्ट हैं और अच्छे टूर्नामेंट टेनिस के यहाँ होते हैं। हम प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसमें आमंत्रित किया जाए। विशेष रूप से मैं विक्रम सिसोदिया जी का आभार करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में पिछले 10-15 वर्षों से टेनिस में बहुत काम हुआ और वो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी नेक्स्ट टूर्नामेंट में अतिथि के तौर पे बुलाएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी जो खेल अलंकरण समारोह हुआ उसमें हमारे टेनिस के 2 खिलाड़ियों को विनोद चौबे अवार्ड मिला है। एक विक्रम सिसोदिया जी, दूसरा राजेश पाटिल जी। इन दोनों को शहीद चौबे अवार्ड मिला है जो हमारे एसोसिएशन के लिए बहुत गर्व की बात है और एसोसिएशन द्वारा इनका नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों का हम सम्मान जो है छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की ओर से रायपुर में एक भव्य समारोह करके करेंगे। इनकी मेहनत और इनके परिश्रम का ही फल है कि टेनिस के 2 खिलाड़ियों को एक साथ खेल अलंकरण का पुरस्कार दिया गया। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।